हेलो बच्चों, क्लास 12 में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में अपनी नेक्स्ट टॉपिक हमको और लास्ट टॉपिक लेना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 492 इन एनसीईआरटी सेक्शन 11.10 एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ओके बच्चों, बट इससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे चैनल पे नए पहुँचे हैं प्लीज़ पार्ट 1 से आप करिए चीज़ों को, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। याद कुछ नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जाइए नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लेक्चर मिल जाएगा, फोल्डर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ओके, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब थोड़ा सा इसमें पहले आप इमेजिन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास ऐसा एक प्लेन होगा, ठीक है, ये प्लेन होगा और कोई लाइन जा रही होगी, ठीक है। ये ना इसमें ऐसा छेद कर दो, कॉपी के नीचे से ऐसा छेद करके इधर निकाल लो, तो ये लाइन आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी। देखिए ये मार्कर क्या है, लाइन है, और ये क्या है, प्लेन। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना बीच में यहाँ पर, ये देखो, देखना एंगल मैं खोलने जा रहा हूँ, ये अभी 0 है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है लाइन और प्लेन के बीच का। तो इस डायग्राम को आप कैसे दिखाएंगे बच्चों? एनसीईआरटी में देखिए जो डायग्राम बना है उसी को हम ले लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये एक प्लेन है, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन है बच्चों, और इस प्लेन में किसी पॉइंट से ये लाइन जा रही है, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन जा रही है और ये कहीं पीछे से आई होगी, नीचे से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस लाइन का आप कुछ नाम रख दो। लेट अस से इस लाइन का नाम आपने L रख दिया। तो इस लाइन L और इस प्लेन के बीच का बच्चों एंगल निकालना है। तो ध्यान से ज़रा चेक करिए, ब्लू मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा सपोर्ट लाइन खींच रहा हूँ जो इस प्लेन पे ही पड़ा हुआ है। इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन के अलॉन्ग है। जो डॉट डॉट करके मैंने खींचा है, इस प्लेन पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस लाइन और इस प्लेन के बीच में एंगल हम ऐसे दिखा सकते हैं, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। यही जो एंगल होगा, ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये जो सपोर्ट लाइन थी जो प्लेन पे पड़ी हुई थी, ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया और हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल वेक्टर खींचा। किसका नॉर्मल वेक्टर खींचा? प्लेन का। प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है ना ऐसे, जो कि प्लेन पे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये देखिए, ये प्लेन पे हमने एक नॉर्मल वेक्टर खींचा, ठीक है। सपोज इस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर n है। ओके, अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है, जो भी हमने पीछे पढ़ रखी थी वही हम अज्यूम कर रहे हैं। सपोज इस लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन तो याद हो गई होगी सभी बच्चों को। इस लाइन की इक्वेशन है r इज टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ओके, और इस प्लेन की इक्वेशन है बच्चों, इस प्लेन की इक्वेशन है, ध्यान से देखिए जरा, प्लेन की इक्वेशन है, ये तो लाइन की इक्वेशन है, और प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर r डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। इक्वेशन से याद दिला दूं आपको, ये लाइन की इक्वेशन है। ए क्या है, ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से ये लाइन जा रही है, और बी क्या है, बी बहुत खास है, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, बी वो वेक्टर है जिस वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है, ठीक। इसी तरीके से प्लेन की इक्वेशन है, तो प्लेन की इक्वेशन में एन क्या है आपका, एन नॉर्मल वेक्टर है किस पे, प्लेन पे, और डी क्या है, डी कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, कई बार हमने डिस्कस किया है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये जो लाइन है ये वेक्टर b के पैरेलल है, सही है। ये लाइन जो है वो वेक्टर b के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल मैं एक वेक्टर बना सकता हूँ। सपोज ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये वाला देखिए, ये वेक्टर b है जो कि लाइन के पैरेलल है, या लाइन l वेक्टर b के पैरेलल है। तो ध्यान से चेक करिए, अगर इस वेक्टर को मैं पीछे ऐसे बढ़ाता हूँ, समझिए जरा, कहीं पे, मतलब मैं सोच रहा हूँ वेक्टर यहाँ कहीं से आ रहा है, तो लाइन इस वेक्टर b के पैरेलल है, ठीक। और ये जो नॉर्मल है बच्चों, ये वेक्टर b के साथ अब कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से चेक करिए, थीटा, ठीक है। तो सुनो एक बात मेरी ध्यान से, अगर ये नॉर्मल वेक्टर b के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये नॉर्मल लाइन l के साथ भी कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये l वेक्टर b के पैरेलल ही तो है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वेक्टर b के साथ जितना एंगल बना रहा होगा उतना ही एंगल ये नॉर्मल लाइन के साथ भी बनाएगा। यहाँ से चेक कर लीजिए, देखिए, दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझिए जरा, मैं यहाँ एक नोट लगा देता हूँ, क्या कि एंगल बिटवीन वेक्टर n, एंगल बिटवीन वेक्टर n
and B is theta, hence angle between normal vector n and line L is also थीटा। ओके बच्चों, इस बात पे ध्यान रखें, n और वेक्टर b के बीच एंगल अगर थीटा था तो n और l के बीच भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझिए बच्चों, अगर इस थीटा को निकालने में आप कामयाब हो गए ना, ये वाले थीटा को, तो जो थीटा ये होगा वही थीटा ये होगा। और यहाँ से अगर थीटा आ गया स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको शुरू में बोला था आपको लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। और चेक करिए ये पूरा एंगल कितना है, देखिए यहाँ से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये तो 90 डिग्री है ना, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल, ये क्या था, ये प्लेन के अलॉन्ग था, ये जो आपने ये लाइन सपोर्ट लाइन खींची, ये मैं लिख दे रहा हूँ प्लेन के अलॉन्ग है, सही। तो ये जो नॉर्मल है ये प्लेन पे नॉर्मल है, यानी कि ये इस सपोर्ट लाइन पे भी नॉर्मल, जो ये सपोर्ट लाइन अलॉन्ग द प्लेन जा रही, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। और ये थीटा अगर आप निकाल लोगे तो ये एंगल आ जाएगा, कैसे? 90 में से थीटा को माइनस कर दो, यानी कि 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो पहले थीटा निकालो, फिर 90 माइनस थीटा को निकाल लेना, और यही 90 माइनस थीटा जो होगा बच्चों, ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होगा। ओके, तो इस 90 माइनस थीटा को सपोज मैं फाई मान के चल ले रहा हूँ, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई। तो अब आपका टारगेट क्या है, इस थीटा को निकालना। तो इस थीटा को आप नीचे से नहीं निकाल पाओगे, आप ऊपर से देख के निकालो बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, ये एक वेक्टर है वेक्टर n, और ये एक वेक्टर है वेक्टर b। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा होता है, तो उस थीटा को हम कॉस थीटा से निकालते हैं। कैसे? देखिए डॉट प्रोडक्ट लेके, देखिए दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर n है और डॉट वेक्टर b है, या फिर b डॉट n, कुछ भी कर लो, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। n डॉट b वेक्टर करो या b डॉट n करो, बात क्या है, सेम है, डॉट प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर b डॉट वेक्टर n अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, यानी कि b और n के बीच का एंगल। तो b और n के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ले लिया हमने। अब ध्यान से चेक करिए जरा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ n ऑन बोथ साइड। तो मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ n से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n, ये आ गया। ठीक है, अब इस पूरे का आप मॉडुलस ले लीजिए, क्यों? क्योंकि जो थीटा एंगल चूज़ किया आपने बच्चों, ये आपने एक्यूट एंगल चूज़ किया है, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है, हमने इसका मॉड ले लिया है। क्योंकि एक्यूट एंगल अगर थीटा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका कॉस कैसा आएगा, पॉजिटिव। फिर से मैं आपको 3D में यहाँ दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए लाइन एक तो पकड़ में नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता। देखिए ये अगर एक्यूट एंगल है तो इसके पीछे वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो हम ना एक्चुअल में अगर हम आपसे बोलें कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल बताओ, तो आप तो दो एंगल बता सकते हो, ये वाला भी बता सकते हो जो 90 से छोटा है, और ये वाला भी बता सकते हो। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, छोटे वाले एंगल की। ठीक है, जो 90 से छोटा है, क्योंकि आप चाहे ये वाला एंगल बता दो तब भी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा, चाहे आप ये वाला बता दो। तो हम कौन सा बता रहे हैं, एक्यूट बताएंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस में हम एक्यूट एंगल बताया करेंगे। चलो, तो ये आ गया बच्चों किसका फॉर्मूला, ये तो आ गया थीटा का। ठीक है, बट आपको क्या निकालना था, आपको तो 90 माइनस थीटा निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए जरा बच्चों, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये तो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, भाई साइन 90 माइनस थीटा ही तो कॉस थीटा होता है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो समझिए जरा, समझिएगा बच्चों, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिएगा, साइन और इस 90 माइनस थीटा को मैंने क्या माना था, फाई। तो साइन फाई, अरे ये 90 माइनस थीटा फाई है ना, फाई ही तो आपको निकालना था। ठीक है, तो साइन फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस थीटा, और साइन फाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बच्चों आप पीछे निकाल के आ गए हो, ये देखिए जरा। तो कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन, ये आ गया। तो बच्चों ये एक प्लेन और लाइन के बीच का एंगल होता है, और यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूँ कहीं पर, साइन फाई इज इक्वल्स टू, और फाई निकालोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो साइन फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ बी
इंटू मॉड ऑफ एन का होल मॉड। और ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में बच्चों, ठीक है, ये वेक्टर लगा हुआ है यार, ये वेक्टर लगा भैया, एडजस्ट करो, जगह बनाते हैं, रुको, ये वेक्टर बी है, वेक्टर एन, ठीक। अब समझो इस फॉर्मूले में आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। इस फॉर्मूले में वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी वो वाला वेक्टर है जिस वेक्टर के लाइन एल क्या है? पैरेलल है, लाइन एल बी के पैरेलल है। यहाँ पर वेक्टर एन क्या है? वेक्टर एन दिए गए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। बस यही दोनों चीज़ें याद रखनी है। आइए आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है कहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है बच्चों, ये जो है वो लाइन की इक्वेशन है। x + 1/2 = y/3 = z - 3/6 एंड द प्लेन, और ये प्लेन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लाइन की इक्वेशन को भी वेक्टर फॉर्म में ले आओ और प्लेन की इक्वेशन को भी वेक्टर फॉर्म में ले आओ, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन का वेक्टर फॉर्म, ये रही लाइन की इक्वेशन, क्या है? x + 1/2 = y/3 = z - 3/6। इसको वेक्टर फॉर्म में लाना आता है कि भूल चुके हो? आता होगा लाना, हाँ। लाइन कौन से पॉइंट से पास करती थी? याद करो, लाइन पॉइंट ए से पास करती थी और ए का ही पोजीशन वेक्टर क्या होता था? ए। और इस ए को हम कैसे बनाते थे, याद है? इस ए को हम ऊपर से बनाते थे। ये x1, यहाँ पर y1 और यहाँ पर z1 होता था। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा? -1, यानी कि -1 i कैप, ठीक है। y के सामने कुछ नहीं लिखा है यानी कि 0 है, तो +0 j कैप, और z के सामने क्या है? -3 है, ठीक है। तो z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3, यानी कि +3 k कैप, ठीक है। ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर a है। कौन से पॉइंट का? इस पॉइंट का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पॉइंट क्या है? -1, 0, +3। इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? a। उसके बाद याद करिए बच्चों, नीचे जो लिखा रहता था वो वेक्टर b का डायरेक्शन रेशियो होता था। वेक्टर b का, जिसके लाइन पैरेलल होती थी, उस वेक्टर b का डायरेक्शन रेशियो होता था। तो b की वैल्यू आ जाएगी क्या? 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप। तो ये तो आ गया बच्चों क्या? a और b का वैल्यू। अब लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए वेक्टर फॉर्म में। तो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती है r = a + λv, ठीक है। तो a ये हो गया आपका क्या? -i + 0 j कैप + 3k कैप, ठीक है। तो r = a + λ टाइम्स b ये रहा पूरा क्या? 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप, ये हो गया r = a + λ b। अब आइए बच्चों, ये रही प्लेन की इक्वेशन, और प्लेन की इक्वेशन तो आपको याद है, वेक्टर r डॉट नॉर्मल वेक्टर = d, जहाँ d कोई स्केलर होता था, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं तो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में बनाओ प्लेन की। कैसे बनाओगे? ध्यान से चेक करो। r डॉट ये हो जाएगा 10i कैप + 2j कैप - 11k कैप = d। d की जगह कितना है बच्चों? 3 है ये, ठीक है। अब ये बन गया r डॉट n = d टाइप का, ऐसा बन गया प्लेन का इक्वेशन। तो ये रहा आपका n, तो वेक्टर n = क्या हो गया? 10i कैप + 2j कैप - 11 कैप। अब निकालना है आपको क्या? साइन फाई। तो साइन फाई यानी कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है बच्चों। तो निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? वेक्टर b डॉट वेक्टर n। तो मॉड ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर n, वेक्टर b कितना बच्चों? 2i + 3j + 6k, यानी कि यहाँ हम फिल करेंगे क्या? वेक्टर b की जगह हम फिल करेंगे 2i + 3j + 6k डॉट n की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 10i। n क्या है? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो 10i + 2j - 11k, ओके। और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ b कैसे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 9 + 4 13 + 36 कितना हो जाएगा? 49, और 49 का स्क्वायर रूट आप लोगे तो आपको 7 मिलेगा। तो ये तो हो गया मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ n निकाल लो, तो मॉड ऑफ n का मतलब हो जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 100, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। जोड़ दीजिए 5
225 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो वो हम अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन फाइव इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अब ध्यान दें, 2 10 20, 3 2 6 और 6 इंटू -11 -66, ओके, मॉड के अंदर, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 इंटू 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, -66 + 6 कितना हो जाएगा? -60, और -60 + 20 कितना हो जाएगा? -40। तो ऊपर आ गया क्या? -40, और मॉड लेंगे, देखिए ऊपर का मॉड अभी लेंगे, नीचे का जब मॉड लोगे तो 7 इंटू 15 ही आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, कहाँ करें? इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन फाइव इज इक्वल्स टू -40 का मॉड लोगे तो 40 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7 इंटू 15, कैंसिल कर दीजिए, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, तो 8/7 3 ज़ा 21। तो फाइव निकालना था आपको, फाइव इज इक्वल्स टू साइन उधर चलेगा तो साइन इनवर्स 8/21। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक काम करो, अपने कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 8/21 निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन दी थी, जो भी लाइन होगी ये स्पेस में, और ये जो स्पेस में प्लेन दिया हुआ था, इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट एंगल कितना है, ठीक है। कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए स्टूडेंट्स, लेते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11, ओके। इसको हमने छोड़ रखा था जानबूझ के, सब कुछ पढ़ाने के बाद इसको हमको कराना था, ठीक है। तो इसको कराने से पहले बच्चों एक सेक्शन आपको रिवाइज करना होगा एनसीईआरटी का, वैसे तो आपको आता होगा, आशा करता हूँ, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया था। सेक्शन 11.6.5 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 485, ओके। बोलता था प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, याद है आपको? 2 प्लेन दिए होते थे, π1 π2। π1 की इक्वेशन होती थी r डॉट नॉर्मल वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू d1, और π2 की इक्वेशन होती थी वेक्टर r डॉट नॉर्मल वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू d2, ठीक है बच्चों। तो ये 2 प्लेन दिए होते थे, इन प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला एक प्लेन होता था π3, ओके स्टूडेंट्स। तो इस π3 की इक्वेशन हमने आपको निकालना भी सिखाया था, कैसे निकालते थे? r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2, ओके। और इसके ऊपर जब क्वेश्चन होता था तो आपको एक पॉइंट दिया रहता था बच्चों। एग्जांपल नंबर 20 को एक बार फिर से जाके देख लीजिए, बोलता था फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन की इक्वेशन दी थी, और पॉइंट दिए थे 1, 1, 1। तो आपको याद होगा क्या? हम ये वाला फॉर्मूला तो लगा लेते थे, और लैम्डा की वैल्यू फिर उसमें निकाल के हम रखते थे, और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमको कोई पॉइंट दिया रहता था। स्टूडेंट्स याद करिए कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ हिंट दिया रहता है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ हिंट दिया रहता था, अब सुनो, वो हिंट क्या होता था? यहाँ पे कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ये प्लेन। जैसे एग्जांपल नंबर 20 में प्लेन 1, 1, 1 से पास हो रहा था, तो इस प्लेन का जब इक्वेशन आया था तो उसमें हमने x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 डाल दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई थी, लैम्डा की वैल्यू उठा के वापस इसमें डाल दी। सुनो अब मेरी बात ध्यान से समझिए जरा, क्या कह रहा है? इस बार हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, लेकिन हमें पॉइंट नहीं दिए होंगे। नोट लगाएं सभी स्टूडेंट्स, क्या? पॉइंट नॉट गिवन, वो पॉइंट नहीं दिए होंगे जहां से ये प्लेन पास कर रहा है, बल्कि इस प्लेन की कोई प्रॉपर्टी दी होगी जिसकी हेल्प से आप लैम्डा फाइंड कर पाएंगे। आई रिपीट, इस बार इस प्लेन π3 की इक्वेशन तो निकालनी होगी स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला भी आप यही यूज करोगे, लेकिन ये प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये नहीं दिया होगा। लैम्डा निकालने के लिए कोई और हिंट दिया होगा। अब पूरा क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। फिर से यहां तक तो पुरानी कहानी है, क्या कि ये रहा पहला प्लेन π1, ठीक है, ये रहा, और ये रहा दूसरा प्लेन π2, ये रहा। तो इन दोनों की इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन जो है π3, उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, यानी कि ये वाला इक्वेशन आपको फाइंड करना है। लेकिन इस प्लेन की क्या खासियत है, पढ़िए जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, कि ये प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो जाता है, इसकी एक और खासियत है, पढ़िए। कह रहा है कि विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, यानी कि इस बार ये π3 कौन से पॉइंट से पास होता है ये नहीं दिया है, इस बार ये π3 किस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये दिया है बच्चों, ठीक है। तो समझिए जरा, क्या फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लेन है π3 जिसका आपको इक्वेशन अभी निकालना है, ओके, वो प्लेन π1 π2 के इंटरसेक्शन से जा रहा है, एज वेल एज ये वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो ये वाला प्लेन
मैं ब्लू मार्कर से यहाँ बनाने जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। तो ये जो ये बुक की बाइंडिंग बीच से खुली है, ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है बच्चों, और इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट से ये एक प्लेन जा रहा है, लेकिन इस प्लेन पाई 3 का इक्वेशन आपको निकालना है, और ये प्लेन पाई 3 खुद ही किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। ये प्लेन जो पाई 3 है ये खुद ही किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये पाई 3 है, ये ब्लू वाला जो ये येलो वाली कॉपी जो पीछे से देख रहे हो, इधर से जो ब्लू देख रहे हो, ये पाई 3 ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऊपर वाली कॉपी के। और ऊपर वाली जो कॉपी है जिसके ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ये बीच वाला जो इंटरसेक्शन से जा रहा है और उस पर परपेंडिकुलर है ऊपर वाले पे, ठीक है। तो ऊपर वाले प्लेन की आपको इक्वेशन दी हुई है लास्ट में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इसके, ये मतलब ये वाले में, और इसमें एंगल कितना बन रहा है इधर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ, समझिए स्टूडेंट्स। कुछ ऐसी स्थिति होगी, ये वाला जो प्लेन है वो कैसे दिखाएं आपको ऊपर, जगह भी नहीं है इधर, चलो एडजस्ट करो आप, ऐसे आप समझ लो, ऐसे समझ लो, ये देखिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये वाला प्लेन ऊपर वाले पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ऊपर वाले प्लेन की इक्वेशंस दी हुई है बच्चों, x माइनस वाई माइनस प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा ब्लू मार्कर से, क्या कि अगर ये वाला जो नया प्लेन है, सपोज इसको नाम आपने पाई 4 रख दिया, कितना पाई 4 रख दिया, ठीक है। ये पाई 1 पाई 2 ये पाई 3 और ये पाई 4। तो बच्चों समझिए जरा बात को, अगर पाई 3 और पाई 4 परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यही इस क्वेश्चन में कैच है बच्चों, यानी कि समझिए जरा, देखिए ये जो प्लेन पाई 3 है इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसा होगा, प्लेन पाई 3 का नॉर्मल वेक्टर, ये पाई 3 का नॉर्मल वेक्टर ऐसा होगा। सपोज मैं इसको n3 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, n3। और प्लेन पाई 4 का नॉर्मल वेक्टर ऐसा होगा, सपोज मैं इसको n4 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊँ n4 को, तो ये इस पर आकर 90 बना देगा। यानी कि आपको यहाँ पे नोट लगाना है क्या, n3 इज परपेंडिकुलर टू n4। अब आइए बढ़ते हैं आगे, कैसे बढ़ेंगे आगे, इस तरीके से बढ़ेंगे आगे कि पहले पाई 1 की इक्वेशन लिखिए वेक्टर फॉर्म में। ये रहा पाई 1 का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालोगे, वो जगह r डॉट x के आगे 1 है यानी कि 1 i कैप, y के आगे 1 है यानी कि 1 j कैप, 1 तो लिखेंगे नहीं, प्लस z के आगे क्या है 1 है यानी कि 1 k कैप इज इक्वल्स टू d, और d कितना है 1 है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन, ये रहा, ठीक, यानी कि r डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1 है। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ से, ये वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो n1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n1 आ गया आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल्स टू, सॉरी ये n1 हो गया नॉर्मल वेक्टर और d1 कितना हो गया 1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पाई 2 की इक्वेशन बना लीजिए। पाई 2 प्लेन जो है आपका वो ये है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा जरा, r डॉट 2i 3j 4k, 2i 3j और 4k, ठीक है, इज इक्वल्स टू d2, ये आ गया। तो अब आप पाई 3 की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पाई 3 की इक्वेशन का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से होके जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, इक्वेशन ऑफ पाई 3 क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मूला लगा दीजिए, r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2, ओके बच्चों। और d2 कितना है, ध्यान से चेक करिए, r डॉट n इज इक्वल्स टू d2 कितना है, ये 5 है, सेकेंड प्लेन का जो d2 है वो कितना है 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई 3 का इक्वेशन ही निकालने जा रहे हैं, सॉल्व कर लीजिए इसको, कैसे, r डॉट n1 रखिए बच्चों, n1 कितना है, n1 है आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा तो कोई नॉन ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ n2 रखो, ये रहा n2, ठीक है, क्योंकि ये जो सेकंड प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2 टाइप का है, ठीक है।
तो n2 क्या है, सेकेंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, क्या है लेमडा n2, यानी कि लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और इज इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2। d1 कितना है बच्चों, d1 है 1, तो 1 प्लस लेमडा टाइम्स d2, d2 कितना है, d2 5 है, यानी कि यहाँ d2 5 रखोगे 5 इंटू लेमडा हो जाएगा, 5 इंटू लेमडा हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे सॉल्व समझिए जरा। पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू रखिए, कैसे रखेंगे, r की वैल्यू होती है क्या, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ओके, डॉट ये r का डॉट प्रोडक्ट लेना अंदर के साथ, ठीक है। तो अंदर आप इसको थोड़ा सा सुधार सकते हो, कैसे समझो जरा। लेमडा से इसको जब खोल दोगे, इसके पास भी ये 2 लेमडा, ये 3 लेमडा, ये 4 लेमडा हो जाएगा। फिर i वाले को i वाले के पास लाके i को कॉमन लोगे, तो इस i के सामने क्या है 1 है, तो 1 प्लस इसके पास क्या बचेगा 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा i कैप प्लस j के सामने क्या है 1 है, तो 1 प्लस और यहाँ j के सामने क्या है 3 और लेमडा से मल्टीप्लाई लगेगा तो 3 लेमडा j कैप प्लस यहाँ k के सामने क्या है 1 है, 1 प्लस ये लेमडा अंदर जाएगा 4 इंटू लेमडा 4 लेमडा k कैप इज इक्वल्स टू सामने आ गया क्या 1 प्लस 5 लेमडा, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रैकेट मुझे क्लोज करना चाहिए था, इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 5 लेमडा है, ठीक है। आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, यहाँ मैं करता हूँ इसको डॉट प्रोडक्ट में खुद के साथ, यानी कि i वाले का i वाले के साथ, तो x इंटू इतना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेमडा इंटू वाई, 1 प्लस 3 लेमडा इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इंटू जेड, 1 प्लस 4 लेमडा इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 लेमडा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आया है आपका अभी, ये जो कुछ भी आया बच्चों, ये किसका इक्वेशन है, ये है आपका किसका इक्वेशन बच्चों, ये है आपका किसका इक्वेशन, ये है आपका प्लेन पाई 3 का इक्वेशन, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी प्लेन पाई 3 का इक्वेशन है बच्चों, ये भी प्लेन पाई 3 का ही इक्वेशन है। और ये पाई 3 का इक्वेशन है कौन से फॉर्म में, ये पाई 3 का इक्वेशन बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में, ध्यान से चेक करिएगा, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ये रहा आर डॉट, और ये पूरा क्या बन गया बच्चों, ये पूरा बन गया क्या आर डॉट एन, ये पूरा बन गया एन। समझो यार, किसी प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बताओ, किसी प्लेन की इक्वेशन यही तो होती है, आर डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, यही तो होती है ना। तो इस टाइप का बन तो गया ये कौन, पाई 3, आर डॉट, ये रहा इसका नॉर्मल वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक ये रहा इसका नॉर्मल वेक्टर। सुनो, किसका नॉर्मल वेक्टर, पाई 3 का, और पाई 3 का नॉर्मल वेक्टर मैंने आपको क्या बोला था, n3 है ये, तो इसका मतलब ये जो भी नॉर्मल वेक्टर आया ये क्या है n3 है, इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट को आप क्या मान लोगे d3, ये आ गया, ठीक। तो यहां से आपको n3 मिल चुका है बच्चों, ठीक है। इस n3 को अब हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, n3 को निकालने के लिए मुझे, वो निकालना नहीं मतलब इसको दिखाने के लिए मुझे आपको थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए आइए हम लोग n3 यहाँ अलग से नोट कर लेते हैं बच्चों, इसकी हमको ज़रूरत अभी पड़ेगी, ठीक है। n3 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप, 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के कैप, 1 प्लस 4 लेमडा के कैप, ये आ गया n3। अब सुनो बच्चों, मैंने बोला था कि n3 n4 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये देखिए n3 n4 पे या n4 n3 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन आप n4 तो निकालो, n4 क्या है, n4 उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है जिस प्लेन पे ये पाई 3 क्या है, परपेंडिकुलर है। अब n4 मतलब फोर्थ प्लेन जो है पाई 4, इसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा, इक्वेशन ऑफ पाई 4, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x, यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आओ, कैसे लाओगे, ये हो जाएगा r डॉट, ध्यान से चेक करिएगा, x के सामने 1 है यानी कि 1 आई कैप माइनस 1j यानी कि j कैप प्लस z के आगे k कैप इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया बच्चों क्या, r डॉट n4 वेक्टर है ये, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी,
पाई 4 की इक्वेशन है जिसके परपेंडिकुलर कौन है, पाई 3 है। तो ये नॉर्मल वेक्टर है n4, किसका, पाई 4 का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो n4, अब n4 का वैल्यू कितना आ गया, n4 का वैल्यू आ गया क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया n4। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि प्लेन पाई 3 जिसका आपको इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ सुरक्षित रखा है, प्लेन पाई 3 की इक्वेशन को बच्चों, इसको मैंने यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे अगर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी किसी भी तरीके से तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे प्लेन पाई 3 की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था लैम्डा निकालने के लिए इस टाइम ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि पॉइंट कौन से पॉइंट से ये वाली प्लेन पास करी, बल्कि ये दिया है कि पाई 3 पाई 4 के परपेंडिकुलर है। तो यही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अब मैं लगाने जा रहा हूँ। n3 n4 के अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है, ठीक है, तभी तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं किसका, n3 डॉट n4 इज इक्वल्स टू 0, वाई, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, n4 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए अब जगह हमको बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा, यहाँ बनाते हैं, चलो। और ये पाई 3 का इक्वेशन तो हमने बना के रखा ही है, तो दिस इम्प्लाइज n3 डॉट n4 इज इक्वल्स टू 0, डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0, गलती से 4 लिख दिया था मैंने। n3 कॉपी करो ये पूरा, n3 क्या है, 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के कैप। अब सुनो बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आपको n3 का किसके साथ, ये डॉट प्रोडक्ट लेना आपको इसके n4 के साथ, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और इज इक्वल्स टू में क्या कर देना है, 0, क्योंकि ये दोनों प्लेन आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर, तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर हो गए। डॉट प्रोडक्ट खुद का खुद के साथ, यानी कि 1 प्लस 2 लेमडा और आई के सामने क्या है 1, तो 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक। अब प्लस 1 प्लस 3 लेमडा इंटू माइनस 1, तो इस ब्रैकेट के आगे 1 प्लस 3 लेमडा के आगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा, ओके के सामने 1 है, 1 प्लस 4 लेमडा इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 प्लस 2 लेमडा माइनस से खोलोगे तो माइनस 1 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ध्यान से चेक करिएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और ये प्लस का 1 राइट में भेज दो तो राइट में आ जाएगा, ये प्लस का 1 राइट में चलाएगा तो 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। और लेमडा को लेमडा वाले में सबको एक साथ जोड़ दो, 2 लेमडा प्लस 4 लेमडा, 2 लेमडा प्लस 4 लेमडा कितना हो गया, 6 लेमडा, 6 लेमडा माइनस 3 लेमडा कितना हो गया, 3 लेमडा, ठीक है बच्चों। 3 लेमडा इज इक्वल्स टू -1 और लेमडा इज इक्वल्स टू -1/3, 3 को इधर भेज दो, तो ये आ गई स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब जब आपकी लेमडा की वैल्यू आ गई है तो आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा किसका, पाई 3 का, जो आपको पूछा गया था। तो इसमें लेमडा पुट करने जा रहा हूँ मैं, यानी कि पुट करिए 1 प्लस 2 इंटू लेमडा, लेमडा का वैल्यू क्या है -1/3, तो 2 इंटू -1/3 क्या हो जाएगा, -2/3, तो -2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेमडा, यानी कि 1, और लेमडा का वैल्यू क्या है -1/3, तो 3 इंटू -1/3, 3 इंटू -1/3, 3 से कट जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -1 वाई और प्लस 1, लेमडा का वैल्यू रखो कितना -1/3, तो 4 इंटू -1/3 -4/3 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1, और लेमडा का वैल्यू -1/3, तो 5 इंटू -1 -5/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए 1 -1 यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं है, चलो देखो 1 - 2/3, 3 - 1, सॉरी ये हो जाएगा 3 × 3, 3 - 2, 1/3x, 1/3x, और 1 - 1 यहाँ 0y हो जाएगा, प्लस 0 इंटू वाई, और 3 - 1 कितना होता है बच्चों, सॉरी 3 × 3 -4, -1/3 आ जाएगा, ये -1/3, सॉल्व तो खुद कर सकते हो यार इतना, इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, 3 - 5 -2/3 ऐसा आ गया, ठीक। अब समझो बच्चों, देखो 0y लिखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 -1/3, सॉरी 1/3x - 1/3z इज इक्वल्स टू -2/3। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अगर मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ये देखिए 3 से लेफ्ट में भी किया और 3 से राइट में भी, तो 3 से 3 कटेगा और ये 3 अंदर जाएगा, इसको भी काटेगा, इसको भी, तो यहाँ केवल क्या बचेगा,
अरे 3 अंदर जाएगा इसको काट देगा ना, तो केवल x बचेगा यहाँ, x माइनस, और ये 3 अंदर जाएगा इसको काट देगा तो z, x माइनस जेड इज इक्वल्स टू -2 और -2 को लेफ्ट में ले आओ तो x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is passing through the intersection of this and perpendicular to this. Okay, कर लीजिए स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 3D हमने ख़त्म किया, बहुत मेहनत के बाद. आपने भी मेहनत करी होगी और आपसे मैं बोलूँगा रिवाइज़ जरूर बच्चों उसको करके जाएं, है ना. रिवाइज़ नहीं करोगे सब मेहनत ख़राब हो जाएगी एग्जाम में, वेटेज बहुत ज़्यादा है. और इसीलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ कराया. बार बार सिचुएशन को विजुअलाइज़ करें, भले आप एक प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन करें, ठीक है, भले कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, लेकिन जो टॉपिक जब पढ़ाया था ना शुरू में तो उसको विजुअलाइज जरूर करें, वरना तो आप एग्जाम में भूल जाओगे तो सेटिंग बिठा नहीं पाओगे कि केस कौन सा है. ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा. और स्टूडेंट जैसे ही टाइम मिलेगा, ठीक है, टॉपिक्स तो करा दिए हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा इसकी मिसलेनियस भी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए.